नमस्कार। मैं जय किशन महाराज बिरजू महाराज परंपरा के इस सफरनामा में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले 12 हफ्तों में हम 12 ऐसी शख्सियत से रूबरू हुए जिनकी जीवन यात्रा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनी और जिनकी सोच हमारी सोच को परिवर्तित करती है। एक कलाकार होने के नाते मुझे पता है कि जो एक मुकाम पर पहुंचते हैं, एक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, वो अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव, कई मान अपमान को सहते हुए वहां तक पहुंचते हैं। बस इसी खोज ने, इसी सोच ने सफरनामा को एक मंच देना सोचा और मैंने सफरनामा का निर्माण किया कि देखिए बाकी आर्टिस्ट जो एक अपने मुकाम को हासिल कर चुके हैं, आखिर उन लोगों ने अपना बचपन कैसे जिया, वो कैसे युवावस्था में आए, कैसे स्ट्रगल किया और किस तरीके से एक मुकाम को हासिल किया। सफरनामा का पहला सफर हमने स्टार्ट किया था ऋचा शर्मा जी के साथ में, और उनसे बात करके मुझे ये पता चला कि उनके पिताजी को बचपन से ही उनमें ऐसा एक गुणवान कलाकार दिखता था। तभी तो उन्होंने बचपन में ही कह दिया था कि लोग जाने जाते हैं बड़े बाप की बड़ी बेटी, लेकिन मैं जाना जाऊंगा बड़ी बेटी का बड़ा बाप। जब मैं 3 महीने की थी मम्मी की गोद में, और वो मुझे फीड कराने के बाद वो बच्चे को बब कराते हैं, तो वो करवा रही थी और मेरा फेस उस तरफ था और मम्मी मेरा पीठ मसल रही थी। पापा सामने बैठ के शाम की तैयारी कर रहे थे, रियाज कर रहे थे भजन वगैरह। तो मेरी जो मुंडी है वो ऐसे घूम के देखी पापा को, तो पापा ने बोला कि इसको लेके आओ, गोद में लिया और बोले कि शाम को कथा में लेके आना। तो मेरे को लेके गई मम्मी शाम को कथा में, और जब उनकी कथा समाप्त हुई और प्रवचन समाप्त हुए तो उन्होंने गोद में लेके पूरी जनता के सामने ये अनाउंसमेंट किया कि ये 3 महीने की गोद की बच्ची है। आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि आने वाला समय एक ऐसा आएगा, लोग जाने जाते हैं बड़े बाप की बेटी, मैं जाना जाऊंगा बड़ी बेटी का बाप। ऋचा जी को बचपन से ही शौक था विदेश जाने का। जब भी विदेश टूर कोई आता था उनके पिताजी मना कर देते थे। उनको बड़ा गुस्सा भी लगता था, बुरा भी लगता था। बल्कि एक बार उन्होंने अपने पिता को इल्जाम भी दिया कि आप खुद ही नहीं चाहते कि मेरा नाम हो। तब उनके पिता ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पैर हर शाम किसी न किसी टूर के लिए बाहर होंगे। और ऐसा ही हुआ। 2002 में उनको पहला विदेश टूर जब मिला तो आपको पता है, एक नहीं एक साथ 22 सिटीज में उन्होंने एक साथ प्रोग्राम किया। और तब दुख की बात ये थी कि तब उनके पिताजी जीवित नहीं थे उनके सक्सेस को देखने के लिए। इस बात का उनको बहुत दुख है। जब मैं करीब 12-13 साल की थी तो मैं जिप करती थी, मुझे ऑफर्स आते थे हिंदुस्तान के बाहर गाने के लिए, तो वो कभी नहीं जाने देते थे। वो कहते थे अभी वक्त है, अभी वक्त है। तो मैं बहुत निराश हो जाती थी, उनसे नाराज हो जाती थी, गुस्सा हो जाती थी कि आप तो मुझे चाहते ही नहीं हो कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ूं। जैसा बच्चा नाराज हो जाता है माता पिता से, वैसे मेरे पिताजी के साथ एक दोस्ताना संबंध थे। तो वो बोलते थे देखो, ऐसे मेरा हाथ देखते थे, कहते थे ये रेखा जब इस रेखा से जिस दिन मिलेगी उस दिन तुम विदेश जाओगी। अरे हाँ, ऐसे बहला देते हो, कुछ होता है नहीं, कुछ करते नहीं हो, ऐसे ही बोल देते हो, मन रखते हो। तो कहते मन नहीं रखते, हम सत्य वचन बोलते हैं। इतना जाओगे कि तुम थक जाओगे और बुलाने वाले नहीं थकेंगे। तो सन 2000 में मैं पहली दफा जो गई हिंदुस्तान के बाहर, वो किसी एक सिटी में नहीं, 22 कंट्रीज में मैं गई। वो मेरा पहला टूर था।
एंड आई मिस्ड हिम दैट टाइम सो मच कि उनको मेरे 12-13 साल की उम्र में ही पता था कि मेरा भविष्य में ऐसे इस तरह से नहीं जाओगी, आन बान और शान के साथ जाओगी। वाकई वो नज़ारा अभी भी मेरे आंखों के सामने आता है कि कैसे वो मना कर देते थे, मैं गुस्सा हो जाती थी, और जब वो मौका पड़ा भी उस दिन वो बात शेयर करने के लिए शारीरिक रूप में वो मौजूद नहीं थे, बट वैसा सत्य हुआ। और एक ही कंट्री नहीं, मैं 22 कंट्री में गई। मुझे ऋचा जी की ये खूबी सबसे ज्यादा अजीज है कि किसी भी तरह के गाने वो गा लेती हैं, वो नौटंकी हो, वो सूफियाना हो, कोई संजीदा गाना हो, सब तरह के गाने वो गा लेती हैं। और मुझे इस वजह से वो बेहद बेहद मेरी पसंदीदा सिंगर है। बॉलीवुड में बहुत लकी रही हूँ, मैंने ठुमरी भी गा ली, सैड सॉन्ग, सूफी सॉन्ग, कॉमेडी सॉन्ग, लव सॉन्ग, और क्या नाम है, रोमांटिक, कोई जॉनर छोड़ा नहीं है, डांस वाले नौटंकी सॉन्ग। तो इसका श्रेय बॉलीवुड को जाता है क्योंकि वहाँ सिचुएशनल होते हैं गाने, सिचुएशन जैसी होती है वैसा गाना बनता है। एंड धीरे धीरे म्यूजिक डायरेक्टर्स भी मुझ पर ट्रस्ट करने लग गए, शी कैन डू इट। सफरनामा के इस सफर में हमारे साथ श्री राहुल बुच्चर जी भी जुड़े, जिन्होंने फेलिसिटी थिएटर का निर्माण किया। उनसे एक बहुत ही दिलचस्प बात सुनने को मिली, और वो यह थी कि हर इंसान जो थिएटर जगत से जुड़ता है उसका एक ही प्रमुख उद्देश्य होता है, खुद को रंगमंच पर देखना। एक जो कॉमन चीज मैंने सारे थिएटर ग्रुप्स में देखी है वो ये देखा है कि क्रिएटिविटी को सलाम है बॉस, नंबर वन। एंड एवरीबडी वांट्स टू सी देमसेल्व्स ऑन स्टेज। हर इंसान जो भी थिएटर ग्रुप में काम करता है वो अपने आप को स्टेज पर देखना चाहता है, चाहे वो एक प्ले के लिए देखे, 2 के लिए देखे, 10 के लिए देखे। एंड पीपल वांट टू बी एसोसिएटेड विद द स्टेज। वो जुड़ना चाहते हैं स्टेज से, चाहे वो अशरिंग में जुड़े, चाहे वो बैक स्टेज में जुड़े, चाहे वो ऑन स्टेज जुड़े, चाहे वो ऑफ स्टेज जुड़े। उनको है कि भाई हमें के आसपास रहना है, किसी भी तरीके से, किसी भी ढंग से। राहुल जी ने हमें एक बहुत अहम बात भी बताई। हम लोग की एक ऐसी सोच होती है, हम सोचते हैं कि जो भी थिएटर या एक्टिंग जगत से जुड़ा है उसको 5 डिजिट सैलरी मिलती होगी, पर उन्होंने हमें ये बताया, हमें ये एनलाइटन किया कि इस थिएटर से जो भी इंसान जुड़ा है वो सिर्फ अपने पैशन और अपने जुनून से जुड़ा है। सारे के सारे लोग पैशनेट हैं। Theater doesn't give you, 5 digit salary or something like that, and you don't have a hunky dory, I would say, money wise. Everything is very very limited. Everything is very, I would say, modest. तो जो भी इंसान थिएटर के साथ जुड़ता है वो अपने पैशन के लिए जुड़ता है, वो वॉलंटरीली जुड़ता है, वॉलंटरीली ही जुड़ता है। वो ऐसे नहीं जुड़ता कि भाई मैं आज जुड़ूंगा तो कल मेरे को इतना पैसा मिलेगा, ये होगा। तो मैंने जो देखा है सारे थिएटर ग्रुप में कि वॉलंटरीली जुड़ने वाले यंगस्टर्स, मिडिल एज और ओल्डीज बहुत हैं इस दुनिया में, जो अपने आप को शायद सिल्वर स्क्रीन पे सिर्फ नहीं देखना चाहते। वो ये नहीं देखना चाहते कि भाई मैं आज सिल्वर स्क्रीन पे एक्टिंग करूंगा या मैं कल शाहरुख भाई या सलमान भाई जैसा बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। उनको सिर्फ स्टेज के साथ जुड़ना है, चाहे वो किसी भी प्रकार से जुड़े। हर थिएटर आर्टिस्ट अपने निभाए हुए किरदार को एक अलग नजरिए से देखता है। राहुल जी के अनुसार उनके सारे निभाए हुए किरदार उनके बच्चों की तरह हैं। मेरे लिए मेरे सारे कैरेक्टर्स, मेरे, आई वुड से, दे आर लाइक माय चिल्ड्रन। तो एक बाप अपने सारे बच्चों से इक्वली प्यार करता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बड़ी कैंडिड इंटरव्यू दे रहा हूँ, बहुत ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ। कोई कैरेक्टर ऐसा आएगा जो मेरे को नहीं अच्छा लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ यार ये मैंने साइड कर दिया बिकॉज मेरे को अच्छा नहीं लगा, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। विश्वमोहन भट्ट जी बचपन से ही बहुत क्रिएटिव थे। वो छोटी छोटी चीजों को जोड़ करके कुछ नए नए साजों का प्रयोग करते रहते थे हमेशा। उन्होंने ही आगे चल करके एक नए साज का निर्माण किया जो मोहन वीणा के नाम से प्रचलित हुआ। मैं 15 साल का था महाराज जी, मेरे फादर सिखाते थे, तो एक विदेशी युवती आई थी गिटार लेके अपना, और कहा कि मैं गिटार पे भारतीय संगीत सीखना चाहती हूँ। तो खैर तो देखा मैंने कि नया कोई साज हमारे घर में दिखा, क्योंकि जनरली तो सितार, तानपुरा, हारमोनियम, तबला ही था। सही बात। वायलिन था, 5 साज थे हमारे यहाँ। लेकिन ये जब साज आया तो मुझे कुछ लगा कि ये इस पे कुछ करना चाहिए, कुछ नया करने की एक ललक हो गई मुझे। मेरी बचपन से ही कुछ आदत थी कि कुछ ना कुछ
सोचता रहता था, कुछ ना कुछ अपनी जुगाड़ की जो चीजें होती थी उनसे बनाता रहता था। थोड़ी सी इनोवेटिव मेरी नेचर थी। तो मैंने वो साज उनसे 25 रुपए में खरीद लिया। उस टाइम पे 1966-67 की बात होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो खरीद के फिर उस पे मैं, क्योंकि मुझे आदत थी सितार की, तरप के तार, चिकारी के तार, झाला और दिर ये सारे बोल अब इस पे तो बिल्कुल। नहीं बजते थे, क्योंकि वो तो 6 तार अलग होते थे। तो मैंने हाँ वो 6 बिल्कुल। तार रिमूव कर दिए और उनकी जगह दूसरे तार लगाए। और टोटल जी आज जो देखते हैं वो 20 तार है मेरी मोहन वीणा में। एक तुम्बा भी मैंने लगा दिया, तुम्बा, जी। चिकारी के तार और फिर तरफ के 12 तार मैंने इसमें ऐड किए। इंटरव्यू के दौरान मैंने यशपाल जी से कहा कि आपने एक साधारण सा बचपन जिया है। And बहुत अच्छा लगा मुझे जब उन्होंने इसी बात को एक नए तरीके से पेश किया और उन्होंने कहा कि मुंबई में रहने वाले बड़े बड़े बाप के बेटे क्या वो बचपन जिएंगे जो मैंने जिया है। एंड रूबी जी, मैंने साधारण बचपन नहीं, मैंने एक रिच बचपन जिया है। वो बात मेरे दिल को छू गई। मैं उसको रिच बचपन बोलता हूँ। ये रिच बचपन है, पैसे से नहीं लेकिन अनुभव से, एक्सपीरियंस से। और बहुत ही एक चपड़ासियों की 4th क्लास की एक लाइन थी, पूरी छोटे छोटे क्वार्टर थे, 20 घर थे और सारे कैसे गर्मियों में बाहर सोते थे, कैसे किस तरीके के खेल होते थे उस वक्त। आज तो कंप्यूटर आ गया, मोबाइल आ गया, लेकिन कैसे कैसे खेल होते थे। शिटापू खेलते थे, कभी कंचे खेलते थे, कभी सिगरेट की डब्बियां खेलते थे, इमली की गुटक खेल लेते थे, चंगाचारी खेल लेते थे, ये गिट्टियां खेल लेते थे, गिट्टे जो होते हैं और लुकम छिपाई, पकड़म पकड़ाई, पोशंपा भाई पोशंपा, डाकियों ने क्या किया, और कोक लाखे पाखी जिम में रात आई जे, जेड़ा आगे पीछे देखे उसकी शामत आई जे, और पता नहीं कितने गेम। अभी तक तो मुझे आधे ही बताए हैं मैंने। तो इस तरीके की चीजें हमने बचपन जिया है। तो मैं नहीं सोचता कि बॉम्बे में रह करके या किसी अडानी अंबानी का बेटा ऐसा बचपन जी सकता है। यशपाल जी से बात करने के दौरान सफरनामा तो एक अलग मकसद है ही, लेकिन जो खुद मैंने सीखा उनसे वो ये था कि एक नेगेटिविटी ताकत से लड़ने के लिए आप सक्षम होते हैं तब जब आपके कर्म सही हो, आपकी दिशा सही हो, और ये बात लेने योग्य है। काम, आपका कर्म जो है वो बहुत अविश्वास देता है आपको। आपका आप दुनिया में किसी भी ताकत से लड़ सकते हैं अगर आपका कर्म सही है और सही दिशा में है। तो मुझे नहीं लगता किसी से डर लगता है। और आप झूठ ही नहीं बोलते हैं तो आपको ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि इसके सामने क्या बोलना चाहिए। खट्टे मीठे अनुभव को महसूस करते हुए उन्होंने एक के बाद एक लक्ष्य प्राप्त करते चले गए। और जब उनकी कामयाबी का राज पूछा कि आप कैसे इतना कर पाए, तो उन्होंने 3 बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई। पहली प्रैक्टिस, दूसरी प्रैक्टिस, तीसरी वाह वाह प्रैक्टिस। वाह। हर किसी की बातों में आने से आप अपना ध्यान और अपना मकसद हमेशा भटक जाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसकी बातों में आना है, और आपको 100% लगेगा कि ये बात सही बोल रहा है, तो आपको उसमें आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज हर चौथे व्यक्ति की सुन करके आप अपना डिसीजन बदलेंगे और अपने विचार बदलेंगे तो आप अपना विचार कभी नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए अपना विचार सबसे पहले बनाइए, सबसे पहले अपना विचार बनाइए। बाकी जो है गंगा की तरह अपना विचार रखिए, फिर नदी नाले बेशक उसमें जुड़ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका अपना विचार एक दिशा होना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि वो, और अगर कोई एक्टर है तो मैं उन एक्टर को, या कोई कलाकार डांसर हैं या कोई, उनको जरूर बोलना चाहूंगा कि मेरे गुरुजी सत्यदेव दुबे कहा करते थे कि अच्छी एक्टिंग करने के 3 ही तरीके हैं बेटा। नंबर 1 प्रैक्टिस, नंबर 2 प्रैक्टिस और नंबर 3 प्रैक्टिस। ये किताबों में आप ज्ञान हासिल कर सकते हो, लेकिन एक्टिंग करना है तो प्रैक्टिस करो। रघुवीर यादव जी के साथ बातचीत के दौरान उनकी सोच के बारे में मुझे कुछ ऐसा पता चला जो मेरी सोच से बहुत मेल खाती है। जिस तरीके से शास्त्रीय नृत्य में किसी भी तरह का व्यावसायिक अंग हमें अच्छा नहीं लगता, उसी तरीके से जब थिएटर में व्यावसायिक अंग जुड़ा तो उनको कितनी तकलीफ हुई। इसके कई कारण भी उन्होंने हमें बताए।
कि पहले जो थिएटर किया जाता था वो व्यवसाय के लिए तो नहीं किया जाता था। आजकल थिएटर में व्यवसाय जो आ गया, ये फिल्मों में भी आ गया है, कला को व्यवसाय बनाया गया है। इससे मुझे बहुत तकलीफ है, और पहले वैसे नहीं था। अभी भी जिसने थिएटर को, फिल्मों को और व्यवसाय समझ के जो कर रहे हैं, उसका नतीजा तो आपके सामने ही है। जो व्यवसाय समझ के नहीं, उसमें एक तो रूह गायब हो गई है सारी। चाहे आप म्यूजिक को ले लीजिए, अब और भी, चाहे कला की जो रूह है वो क्योंकि जैसे ही व्यवसाय जुड़ता है, रूह खत्म हो जाती है, आत्मा खत्म हो जाती है। बाहरी दृष्टि से हमें हमेशा ऐसा लगता है कि जो फिल्मी कलाकार हैं वो अपने काम से ज्यादा संतुष्ट और ज्यादा कामयाब हैं, पर रघुवीर जी का अनुभव ऐसा नहीं कहता। वो हमेशा ये कहते हैं कि थिएटर ने जो उन्हें संतुष्टि दी वो फिल्मों ने कभी नहीं दी। देखिए, सीधा सा है कि थिएटर में मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, थिएटर ने मुझे सेटिस्फेक्शन दिया, फिल्मों में नहीं दिया। फिल्मों ने मुझे छाती पीटना सिखाया। अब कैसे छाती पीटना सिखाया कि आप जब थिएटर में करते हैं, जब आप थिएटर करते हैं तो थिएटर में आप 1 महीने रिहर्सल करते हैं, 2 महीने रिहर्सल करते हैं, पहले रीडिंग होती है, फिर रिहर्सल करते हैं, फिर कैरेक्टराइजेशन उस पे काम करते हैं, फिर पहला शो हुआ, शो दर शो आप इम्प्रूव करते चले जाते हैं। फिल्मों में ये होता है कि आपने कर दिया, किसी तरह ओके हो गया, अभी आपको अच्छा लगा, यानी किसी वजह से ओके हो गया, उसके बाद मैं आज तक अपनी किसी फिल्म से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। एक सच्चा कलाकार कभी भी अपनी कला से समझौता नहीं करता, क्योंकि तरक्की के चक्कर में अक्सर ऐसा होता है कि कला के साथ हम बेईमानी कर जाते हैं। जैसी आपके जहन में कामयाबी, जो लफ्ज आपके जहन में आता है, तो आप बेईमान हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। फिर आपका जो मेहनत और जो भी आप करते हैं, वो कामयाबी के चक्कर में आप बेईमानी करने लग जाते हैं। तो ये बेईमानी मुझसे नहीं होती। मैं तो सिर्फ ये है कि बस करते चलो, सीखते चलो। और ये हमें, हमारे जो गुरु हैं इब्राहिम अलकाजी, तो अभी परसों ही उनका इंतकाल हुआ, उनसे हमने सीखा। हर कलाकार की एक सोच होती है, एक उड़ान होती है। भजन सुपोरी जी का कहना है कि कला जगत में कोई भी चीज मन घड़ंत नहीं होती है। हर चीज के पीछे एक आधार होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, एक प्रमाण होना चाहिए। जो तुम करो, तुम्हारे पास क्यों और कैसे वजह होनी चाहिए बताने की। मनगढ़ंत यहाँ आर्ट की दुनिया में कुछ नहीं होता, ये जान लेना आप। यहाँ पक्का हिसाब से होता है, गणित से होता है। इस वजह से अपने आप को इतना तैयार करना कि जो भी करो वो आप जस्टिफाई कर सको कि ये ऐसे है और इसलिए है। तमाम कलाकारों से बात करते करते हम पीयूष जी तक पहुंचे। पीयूष जी से बात करके थोड़ा सा कहीं मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें अपनी जिंदगी से थोड़ी सी, खासकर बचपन वाले हिस्से से थोड़ी शिकायत है। उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चे जो जिंदगी जी रहे हैं, मुझे वो जिंदगी नसीब नहीं हुई। आम बच्चा जो होता है, जो अच्छी जिंदगी जीता है, खेल कूद की जीता है, वैसी जिंदगी मुझे नसीब नहीं हुई। और इसी का परिणाम स्वरूप मैं जो है लगातार वो ऐसी चीजें करता रहा जो कि मेरे से बड़ी उम्र के बच्चे करते थे, बहुत बड़ी उम्र के बच्चे करते थे। जैसे कि पोएट्री लिखना, जैसे कि सितार बजाना। 20 साल की उम्र में सितार कौन बजाया करता है, जब तक पेरेंट्स सितारिये नहीं हो, तब तक। 20 साल की उम्र में सितार बजाना, वायलिन। अच्छा, ये मैं अपने आप ही कर लिया करता था, खुद ही चले जाया करता था म्यूजिक स्कूल की। मैं यहाँ पर एडमिशन चाहता हूँ और घर से पैसे ले लिया करता था और खुद ही पेंटिंग कर लिया करता था, खुद ही स्कल्पचर कर लिया करता था, बिना किसी दिशा निर्देशन के। तो ये होता चला गया। तो उसी वजह से मतलब जो सुख जो एक बच्चा लेता है बचपन में, वो सुख से मैं वाकिफ नहीं था। मतलब बच्चे किस तरह से मस्ती करते हैं, ये मुझे समझ नहीं आया। इतना एंजॉय कैसे कर लेते हैं बच्चे, मैं तो एंजॉय नहीं किया। कई कलाकार ऐसे होते हैं जो अपने किरदार में इतने डूबे रहते हैं कि शायद शॉट खत्म होने के बाद भी वो लिबास को उतार नहीं पाते। पीयूष जी बिल्कुल विपरीत है इसके। उनका कहना, उन्होंने बड़े ही बेबाक तरीके से उन्होंने जवाब दिया इंटरव्यू के दौरान कि शॉट खत्म, चेक लिया, घर आए और अपने परिवार के साथ अपनी मस्ती में खो गए।
तो एक्टिंग होती है, जहाँ शॉट खत्म होता है वहां पर हम खत्म करते हैं, उसके बाद अपना चेक लेते हैं और घर आते हैं और दारू पीते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं होता। ये सब बकवास होती है कि मैं इतना डूब गया था कि जिनमें मैं बाहर नहीं निकल पाया और मैं मेरे घर में परिणाम जाहिर होने लगे कि मैं कैरेक्टर में घुस गया था। सब बकवास होती है, सब बकवास होती है। ये जो बोलते हैं बकवास करते हैं। एक्चुअली हम लोग बहुत बनावटी होते हैं, नकली होते हैं। फिल्म वाले एक्टर्स जो होते हैं पर्टिकुलरली, हम बहुत बनावटी होते हैं। हाँ, हम बहुत नकली होते हैं। हम हमसे इतना जल्दी इंप्रेस नहीं होना चाहिए किसी को। हम भी मतलब मालूम होना चाहिए उसे, हर बंदे को जो इम्प्रेस होता है कि हम भी जो हाड़ मास के इंसान है और हम भी उसके जैसे ही खाते पीते हैं। तो हम कोई अलग अलग थलग बंदे नहीं है। हमारी इमेज जो है आपके अलग थलग हो जाती है, बहुत बड़ी बन जाती है, लार्जर देन लाइफ। तो उस इमेज के पीछे जो लोग पागल हो जाते हैं कि यार अमिताभ बच्चन साहब हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, लेकिन ही इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग। पीयूष मिश्रा जी एक गंभीर रोल के लिए जाने जाते हैं। उनकी छवि ऐसी ही है कि बहुत चैलेंजिंग रोल्स वो लेते हैं। जब उनसे बात करो तो एकदम एक अलग इंसान से जैसे मुलाकात हुई। मुझे लगा वो इंसान हर समय अपने रोल में होता होगा, गंभीर होगा, चुप बैठने वाला होगा, लेकिन ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि मैं काम करता हूं, वहीं का वहीं भूल जाता हूं। किसी भी चीज को बहुत देर तक कैरी करने की जरूरत नहीं। आई मीन काम करो और आगे बढ़ो अपने काम के बारे में। शायद कहीं ना कहीं से वो ये कहना चाहते थे कि अपनी ख्याति के बारे में ज्यादा देर तक मत सोचो। एक तरफ तो ये पहलू है और दूसरी तरफ उनका ये पहलू है कि आप कामयाब हैं या आप जिंदा हैं तो फायदा क्या है अगर आप आने वाली जनरेशन को, अपने सामने जो जनरेशन आ रही है, अगर आप उसको कुछ देकर नहीं जाते। ये उनकी एक जिम्मेदार कलाकार होने की छवि रखता है। और नए प्लेस हैं कुछ, एक जो है जो नए तो नहीं है उसी वक्त के, लेकिन अभी छपे, अभी उनको प्रिंट अभी किया है, तो वो हैं। वो अभी पुकारता एक प्ले है सन 2025, तो मैंने 2-3 साल पहले अडेप्ट किया था किसी प्ले से। वो है प्लेस, छप रहे हैं। जितना अधिक छाप सकता हूँ छापने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना अधिक मतलब मैं जाऊं तो छोड़कर तो जाऊं ना, कुछ चीजें कुछ और लोगों के लिए छोड़कर जाऊं कि लोग बाग पढ़ें, लोग बाग सीखें। आप तो जिंदा हैं, इसका फायदा क्या? मतलब जब तक आप अपनी जनरेशन को, कुछ आने वाली जनरेशन को कुछ देकर नहीं जाते, तब तक आपकी जिंदगी फिजूल है ना। आपने कर लिया, अब आप उनको करते हुए देखिए, काम करते हुए देखिए, तो उनके लिए कुछ शुरू कर जाइए। राजपाल यादव जी एक ऐसी शख्सियत जिनकी हास्य कला हमें हंसाती है और गुदगुदाती है। उनसे बात करने पे हमें यह पता चला कि एक बच्चे का रूप धरना या उसकी संरचना करना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। दुनिया में अगर कोई कठिन चीज है तो किसी बच्चे को या किसी बच्चे का रूप बनाना, शरीर की संरचना करना। कोई इससे बड़ा प्लेन भी इन हाथों ने बनाया, साइकिल इन हाथों ने बनाई, मेड़े इन हाथों ने बनाई, लेकिन इन हाथों की संरचना किसने किस सृजनशीलता के साथ की, मैं उस मालिक को प्रणाम करता हूं। मैं उसको सबसे बड़ा सुपर डुपर मेगा स्टार मानता हूं। और जिसमें जब उसने आपको एक 2 हाथ 2 पैर और आपको सोचने के लिए दिमाग, देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान दे दिए हैं, तो इसके मतलब दुनिया की सबसे कठिन चीज आपको मिल चुकी है। अब आपको ना रुलाने की जरूरत है, ना हंसाने की जरूरत है, आपको जीने की जरूरत है और आपको इस दुनिया में अपने आप को निभाने की जरूरत है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि विनम्र रहो और दूसरों के प्रति आदर भाव रखो। राजपाल जी ने भी हमें यही बताया कि जो विनम्र है वो कलाकार ही है, व्यवसाय चाहे उसका कुछ भी हो। ब्रह्मांड ने अगर हमें यहाँ पे भेजा है तो ब्रह्मांड द्वारा जो भी बनाया हुआ है, मैं उसको तहे दिल से नमन करता हूँ। और जिसको नमन करने की आदत होती है वो 100% कलाकार होते ही हैं। धंधा कोई भी करे ये अलग बात। जिस तरह हम सभी अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कला के साथ साथ अपनी जीविका भी चलाते हैं, राजपाल जी ने भी यही कहा कि तालियां मिले या गालियां, वो आटा और आर्ट को हमेशा साथ लेके चलेंगे। मुझे पता लग गया था कि पेशा आटा और आर्ट के कॉम्बिनेशन को बिठाने के लिए आज से जितनी तालियां मिली हैं, अब यही पेशा है। अब चाहे गालियां मिले या तालियां मिले, आटा और आर्ट दोनों को साथ में जीने की कोशिश करूंगा। एक उम्दा हास्य कलाकार होने के नाते राजपाल जी हमें यही बता गए कि तकलीफ में विचलन
और सक्सेस में मतलब नहीं होनी चाहिए। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। क्रिकेट का उदाहरण ले लीजिए, आज जिस बल्लेबाज ने सेंचुरी मारी उस पे हजारों तालियां आज बरसी और टीवी के थ्रू बरसी और काल्पनिक वो बोलते हैं नकली फूल बरसे और असली फूल बरसे और देश के जाबाज और मतलब जितने तमगे हैं उतने लग जाते हैं। लेकिन दूसरे दिन सेम बल्लेबाज होता है, सेम पिच होती है, सेम दर्शक होता है, लेकिन एग्जाम आपका पहली बॉल होती है। जब आपका पहली बॉल ही एग्जाम होती है तो इसके मतलब वो बायोडाटा कल का था, आज का बायोडाटा बनना बाकी है। तो इस चीज में इसलिए मुझे जो भी तकलीफ है वो भी गहना है और जो सुख है वो रास्ते का एक बोलते हैं पाया हुआ सपना है जिसका मजा लेना है। और इससे ज्यादा बस इतनी हिम्मत बनी रहे कि तकलीफों में विचलन ना हो और सक्सेस में मचलन ना हो। हर कलाकार को अपनी मंजिल को पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन अनूप जी बहुत ही भाग्यशाली रहे, एक बहुत भाग्यशाली कलाकार है जिनको उम्मीद से पहले ही वो ख्याति प्राप्त हुई। कि मैं पिताजी से बहुत विधिवत सीख रहा था बॉम्बे आके, बहुत रोज नई नई राग सीख रहा था, बहुत बढ़िया मजा आ रहा था सीखने का, कि अचानक मेरा एक एल्बम हिट हो गया और मेरा नाम हो गया। और नाम होने के बाद फिर तो माया मोह के चक्कर में इंसान पड़ जाता है कि सारी दुनिया घूम रहा है पर। तो मुझे ये दुख है कि मेरा नाम थोड़ा भगवान ने जल्दी कर दिया। मुझे 5 साल और रोक देता प्रभु भगवान मेरे नाम को, तो मैं और अच्छा गाता। अनूप जी ने अपने बातचीत के दौरान में एक बहुत अच्छी बात कही जो मेरे मन को बहुत छुआ आकर के। उन्होंने कहा कि इंसान जो है, जो चीज अपनाना होता है उसको त्याग देता है और जो त्यागना होता है उसे अपना लेता है। ये भजन ये कहता है कि जीवन में जो हमें त्यागना है वो हम अपना लेते हैं, जो अपनाना है उसको त्याग देते हैं। वहीं से तो दुख आरंभ होते हैं जीवन के। क्रोध न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। राकेश बेदी जी एक परिचित चेहरा, उनसे जब बातचीत की तो उनकी बात में और यशपाल शर्मा जी की बात में एक सिमिलैरिटी दिखी, एक समानता दिखी। वो ये थी कि उन्होंने कहा, उन दोनों का यही कहना है कि अगर आप एक जानी मानी हस्ती नहीं है तो आपको दुत्कार काफी सुननी पड़ती है, सहनी पड़ती है। और ये ऐसा ही नहीं कि 1 या 2 बार इसका तजुर्बा करना पड़ता है, पूरे करियर में हर कुछ दिनों पे, हर थोड़े अंतराल पे आपको ये दुत्कार, अपमान सहना पड़ता है। जब इस लाइन में एक्टर एक नया आता है ना, अगर वो स्टार सन नहीं है या किसी स्टार से जुड़ा हुआ नहीं है तो काफी जगह आपको दुत्कार पड़ती है और पूरे करियर में कहीं ना कहीं हल्का हल्का पड़ती रहती है। लेकिन मैं इसको इन द राइट स्ट्राइड लेता हूं। ये एक आपकी ग्रोथ का हिस्सा है जी। लेकिन मैं इसको ऐसे देखता हूं कि मैंने सोचा कि मुझे पहाड़ी के ऊपर जाना है जी, और वो पहाड़ी पे मेरे टॉप पे जाना है, पहाड़ी की टॉप पे मुझे चढ़ना है। तो मैंने चढ़ना शुरू किया। तो अब मैं ये सोचूंगा क्या मुझे रास्ते में एक भी पत्थर ना मिले, मेरा रास्ते में एक बार भी पाँव स्लिप ना हो, मैं रास्ते में एक बार भी ना गिरूं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं स्मूथली ही चला जाऊं तो मुझे पहाड़ी पे चढ़ने का मजा भी क्या आएगा। फिल्म और थिएटर में सबसे बड़ा जो फर्क है, एक सीन को अपने कंप्लीट करने के लिए फिल्मों में कई रीटेक मिलते हैं, मगर थिएटर में ऐसा नहीं है। जब आप मंच पे चले गए तो एक कट में, एक गो में आपको साबित करना है, अपने आप को प्रमाणित करना है। राकेश बेदी जी का भी यही कहना है कि थिएटर से आपको सही जजमेंट मिलती है
कि आप कितने उम्दा कलाकार हैं, आप अभिनय जगत में कितने पानी में हैं। एक्टर के लिए ऐसा क्या है कि अपनी कला को वो शार्पन करे, अपनी कला को पॉलिश करे, निखारे, उसको एक बिल्कुल चमकाए एक हीरे की तरह। तो एक्टर के लिए ये सिर्फ एक थिएटर एक ऐसा माध्यम है, क्योंकि थिएटर जो है, माफ कीजिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक आपको नंगा कर देता है, आप एक्सपोज हो जाते हैं। आप कितने पानी में है भैया, अब बताओ। अभिनय राकेश बेदी जी का पहला प्यार है, ऐसा उन्होंने कहा। और इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे हीरो बनना है, मुझे स्टार बनना है। बहुत क्यूट सा उनका चेहरा है, बहुत मासूम सी उनकी मुस्कुराहट है, लेकिन तब भी, इसके बावजूद भी उनके मन में एक ही लौ थी, मुझे एक्टर बनना है, कोई भी रोल हो खूबसूरती से निभाना है। तो वो बहुत क्लियर थे अपने एम में कि मुझे थिएटर करना है, एक अच्छा कलाकार साबित करना है, एक अच्छा अभिनय का प्रदर्शन करना है, इस बात के लिए बहुत क्लियर थे। अक्सर लोग जो हैं वो अपने बीज को ढूंढ लेते हैं अपने बचपन में ही, और फिर उसको सही माने में कहा जाए तो एक अच्छे माली की तरह पानी वानी देना शुरू करते हैं ताकि वो पौधा बड़ा हो, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने कभी कुछ और बनने का कभी सोचा ही नहीं, रूबी जी। एक्टर बनने का सोचा, और कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं कोई स्टार बनूंगा या मुझे हीरो बनना है, मुझे एक्टर बनना था। इसलिए मैंने थिएटर बहुत किया, हमेशा किया, अब भी करता हूँ। यही वजह है कि मैं अपने जो क्राफ्ट है मेरा, उसके साथ मैं जुड़ा रहूं किसी न किसी तरीके से। सारेगामापा एक ऐसा रंगमंच, एक ऐसा रियलिटी शो जिसने हमारे देश के कई प्रतिभाशाली कलाकारों को एक नई पहचान दी। इसी सारेगामापा के रंगमंच के पहले सेशन में पहली विजेता रही संजीवनी जी। स्कूल और कॉलेज में बहुत सी कॉम्पिटिशन्स में मैं गाती थी, जीतती भी थी, और अंताक्षरी में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद गजेंद्र सिंह ने मुझे बुलाया कि एक सिंगर्स के लिए प्रोग्राम कर रहा हूँ, उसमें आके तुम गाओ। तो मुझे सामने से उन्होंने न्योता दिया कि मैं सारेगामा के मंच पे गाऊँ। मैंने गाया और बस क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल्स जीत गई। और ख़याम साहब ने मुझे पहला पुरस्कार दिया, मैं फर्स्ट आई थी। मैं सारेगामा की सर्वप्रथम विजेता हूँ, जो जिसे उसके बाद फिल्मों में गाने का मौका मिला। मीरा के अनुसार हर स्त्री आत्मन है और उनकी पहचान उनके काम से होनी चाहिए। इस बात से बेहद प्रभावित होकर संजीवनी जी ने एक किताब लिखी जिसका टाइटल उन्होंने दिया मीरा एंड मी। मेरे जीवन में संत मीराबाई का बहुत प्रभाव है, मैं इनसे बहुत प्रेरणा लेती हूँ। इनका मगन भाव, प्रेम भाव, आनंद भाव मुझे बहुत इंस्पायर करता है एज अ वुमन, एज एन आर्टिस्ट, एज अ सीकर। मीरा ने कहा मैं आत्मन हूँ, मैं शरीर हूँ ही नहीं। और मुझे जब ये एहसास हुआ तो मैं मुक्त हो गई इस बात से कि मैं महिला हूँ और मुझे कुछ मर्यादा है, दायरा है, या मुझे मेरे काम के लिए जाना चाहिए। हमारी खूबसूरती से ज़्यादा हम हमारी जो सोल आइडेंटिटी है इसके लिए जाने जाए कि 500 साल बाद भी संत मीराबाई को हम जानते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि मीरा कारी थी, गोरी थी, दुबली थी, मोटी थी। जी नहीं, मीराबाई मीराबाई थी। मीराबाई के पदों को मैंने अंग्रेजी में गीत अनुवादित किया है, जिसकी ये किताब मैंने लिखी है। किताब का नाम है मीरा एंड मी। हर व्यक्ति के अंदर की मीराबाई की खोज, मीरा की खोज, यानी कि मीरा एंड मी। कैलाश खेर जी का कहना है कि जब आप संघर्ष के दौर से गुजरते हैं तो कोई भी आपकी मदद नहीं करता है, और अगर कोई मदद कर भी देता है तो वो आपको भिखारी की नजर से देखता है। तो जैसे ही मैं छक जाऊंगा तो मैं छकाना शुरू करूंगा, जैसे ही मैं पढ़ जाऊंगा तो मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, और मैं जिनको पढ़ाऊं, मैं जिनको छकाऊं, उनसे जरूरी नहीं कि मेरा कोई भी नाता हो इस पृथ्वी पर। क्यों? क्योंकि देखिए
जब आप भूखे थे तो आपको कोई यहाँ खाना पूछने वाला भी नहीं, यहाँ तो आपको कोई दर्शन देने वाला भी नहीं। आपको जब आप आवश्यकता में होते हैं, जब जरूरत में होते हैं, तब आपका सम्मान भी ऐसे होता है जैसे आप बैगर हों, भिखारी हों। ना आपके हुनर का कोई सम्मान, ना आपके संस्कारों का कोई सम्मान, ना आपके सद्भावनाओं का संवेदनाओं का कोई सम्मान। तो उस वक्त आप कुछ हैं ही नहीं पृथ्वी पर। तो तब से मुझे ये लगन लगी थी कि हे मेरे ईश्वर, यदि मैं कुछ नाम कमा लूं, यदि मैं किसी करत का कुछ हो जाऊं, तो मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। बेशक मैं भी अपनी जरूरतों के अनुसार जीऊंगा, लेकिन मैं 1% समाज में, मनुष्यों में, और खास तौर से संगीत की सेवा में लगाऊंगा। कैलाश खेर जी के कई सपनों में एक सपना और भी है। उनकी बहुत इच्छा है कि वो एक मंच ऐसा तैयार करें जिसमें एक कामयाब गायक अन्य उभरते हुए गायक को पेश करेगा। 7 जुलाई पर मैं जन्मदिन नए हुनर के दीप जलाकर मनाऊंगा। ऐसे ही मनाया जाता है हमारे यहाँ तो जन्मदिन पर हमारे यहाँ लड्डू बंटते थे, दीप जलते थे, खुशियां मनती थी, यज्ञ होते थे, हवन होते थे। ऐसे होता था बाल्यावस्था में हमारा जन्मदिन। तो क्यों ना हम, अब समय बदला है तो समय की एक मांग भी है कि कितने मेरे जैसे जिनको अवसर भी नहीं प्राप्त होता, उनको हम मंच देते हैं और गायक लॉन्च करे। ये मेरे हृदय में तभी से था जब मैं भूखा था, जब मैं हंगर में मर रहा था, तप रहा था, जल रहा था और कोई हाथ पकड़ने वाला था नहीं। तभी मैंने निश्चय किया था कि यदि मैं थोड़ा सा भी कामयाब हो जाऊंगा तो मैं एक मंच प्रारंभ करूंगा जिसमें गायक लॉन्च करे, और वो भी अपने परिवार के न हों सिर्फ। तो इसी के साथ बिरजू महाराज परंपरा द्वारा आयोजित सफरनामा का ये सीजन समाप्त होता है। हमारे कुछ दर्शकों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। आइए हम कुछ झलकियां देखें। नमस्कार। जीवन में कला की साधना करने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है, लेकिन कला प्रेमी बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि मैं। और ऐसे लोगों को जब सफ़रनामा जैसा इनिशिएटिव देखने को मिलता है तो समझिए उनकी लॉटरी लग जाती है, क्योंकि सफ़रनामा का जो कॉन्सेप्ट है कि एक लेवल पर उतना ही सधा हुआ कलाकार दूसरे कलाकार से, वो किसी भी और फील्ड का कलाकार हो सकता है, बात कर रहा हूँ, तो उस इंटरेक्शन का मज़ा अलग ही होता है। एक अलग लेवल पे बात हो रही है जहाँ पर आपको कला और व्यक्तित्व की इतनी खूबसूरत झलकियाँ देखने को मिलती हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे सफ़रनामा के इस सफ़र में शामिल होने का मौका मिला, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ये सफ़र कायम रहेगा। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें सफ़रनामा जैसा प्रोग्राम देखने को मिला। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है जिसमें हम कला जगत से जुड़े लोगों को मिलते हैं, पहचानते हैं, उनके उपलब्धियों के बारे में जानते हैं, उस कार्य को करने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की, क्या क्या उसके बाद उनकी उपलब्धियां हुई, ये सब हमें जानने को मिलता है। बिरजू महाराज परंपरा द्वारा ऑर्गेनाइज प्रोग्राम सफ़रनामा फेसबुक पे रेगुलरली देखती हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब अपने आर्टिस्ट को बढ़ावा दिया जाता है और उनकी स्ट्रगल, उनका सक्सेस, वो यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, इस सफ़र को हम उनकी ज़बानी सुन सकें, और इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और परंपरा ये जो काम कर रही है, जो आर्टिस्ट को आगे बढ़ावा दे रही है और हमको उन तक पहुंचा रही है, इस काम के लिए मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और बहुत आभारी हूँ कि हमको ये देखने का मौका मिला। मैंने सफ़रनामा का प्रोग्राम देखा, बहुत अच्छा लगा। फाइनली हमारे आर्टिस्ट को भी हम लोग खाली एक आवाज़ नहीं है, उनका दे आर पीपल ऑल्सो इन देयर ओन राइट। तो वो देख रहे हैं कि उनकी स्ट्रगल क्या हुई है, वो जहाँ पहुँचे हैं, कैसे पहुँचे हैं। तो इट इज़ अ वेरी मीनिंगफुल प्रोग्राम। जो महाराज परंपरा द्वारा आयोजित सफ़रनामा के मैं रेगुलर व्यूअर हूँ, हमेशा देखती हूँ, कभी नहीं मिस करती। और इतना अच्छा लगता है
जिस आर्टिस्ट को हम स्क्रीन पर देखते हैं उसकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में जब पता चलता है तो एक अद्भुत सी अनुभूति होती है। और मैं तहे दिल से परंपरा टीम का कि उन्होंने ये चीज़ें हमें घर बैठे बैठे प्रोवाइड किया। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी इस सफ़रनामा की तरह कई और शोज़ आप तैयार करेंगे। सर्वप्रथम बिरजू महाराज परंपरा को हार्दिक बधाई देना चाहूँगी। इस मुश्किल समय में भी कलाकार और दर्शकों को जोड़े रखने का बहुत ही खूबसूरत सा प्रयास किया गया है सफ़रनामा, जिसमें 13 एपिसोड्स 13 कलाकार। सफ़रनामा में हमने जाना उनकी जीवन, कार्यशैली और अचीवमेंट्स के बारे में। सभी कलाकारों के बीच में एक बात आम थी, जो थी उनकी कड़ी मेहनत। कलाकार की जिंदगी बहुत ही सरल और सुंदर दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव और उनका परिश्रम हमने सफ़रनामा में जाना। आशा करती हूँ बिरजू महाराज परंपरा बहुत तरक्की करे और ऐसे ही इंस्पिरेशनल प्रोग्राम लाती रहे। सफ़रनामा बिरजू महाराज परंपरा की बेहतरीन प्रस्तुतियों में से एक है। इसकी शुरुआत सितंबर में हुई। मैं शुरू से ही इसके साथ जुड़ी हूँ। इस 3 महीने के सफ़र में बहुत कुछ सीखा। इसमें बड़े बड़े कलाकारों ने आकर अपने अनुभव बांटे। उनके संघर्ष से लेकर उनकी सफलता की पूरी कहानी है सफ़रनामा। मेरी ओर से सफ़रनामा की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और आशा करती हूँ कि भविष्य में भी ये सफ़र यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार, आदाब, अर्ज़ है। मैं हूँ इस्माइल दरबार और बिरजू महाराज परंपरा का ये सफ़रनामा आज 12 आर्टिस्टों के साथ कंप्लीट होता है और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरा एक छोटा सा योगदान इस सफ़रनामा में म्यूज़िक के ज़रिए रहा। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, मेरी दुआएं कि इसी तरह इनका सफ़रनामा हमेशा चलता रहे और ये सफ़र कभी ना रुके। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब।